बात जरा सरहद की करते हैं और बात चीन की भी करते हैं। बात शुरुआत करेंगे लेकिन इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू के अंदर जो धमाका हुआ था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, उस पर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और बाकायदा तौर पर आईईडी ड्रॉप की गई थी और उस आईईडी के अंदर आरडीएक्स और नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। एक तरफ से यह सारा कुछ चल रहा है, एनआईए इसकी तहकीकात कर रही है और यह भी याद रखिएगा कि सरहद से एयरपोर्ट तक 14 किलोमीटर एरियल सर्वे है। इस बीच ये सब कुछ हुआ है, एक तहकीकात का पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो चीन से सामने आ रही है। सैटेलाइट इमेज ने सबके रोंगड़े खड़े कर दिए हैं। बीजिंग ने तकरीबन 100 आईसीएमबीएस लगा दिए हैं एक सहरा के अंदर, एक डेजर्ट के अंदर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर तकरीबन 200 से 350 न्यूक्लियर हथियार लगा दिए हैं। वेस्टर्न सिटी यमन के पास डेजर्ट के अंदर ये लगाए हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता जो इसमें है और जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अखबारों ने छापी है वो ये है कि सिल्क रूट का सहारा लेकर तकरीबन 2 लाख की आबादी को तो खतरे में डाला ही डाला है, लेकिन ये DF-41 जिसका मिशन रखा गया है, इससे कई मुल्कों को खतरा पैदा हुआ है जिनमें भारत भी शामिल है। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करूंगा। मेरे साथ कर्नल एस एस पठानिया साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की बात कि ड्रोन वाला मामला जो है इसमें अब नई नई बातें आ रही है। आरडीएक्स का एफएसएल ने कहीं ना कहीं हाँ भर ली है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन 14 किलोमीटर तक अगर इस बात को सही माना जाए कि सरहद पार और चीनी साख्त का ड्रोन इस्तेमाल किया गया तो 14 किलोमीटर बहुत होता है। इसे आप टेक्निकली कहां पर देख रहे हैं और जिस तरीके से रफ्तार के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसे आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए गौर साहब, जहाँ तक ये ड्रोन अटैक का जम्मू एयरफील्ड पे सवाल है, 14 किलोमीटर अगर हम मान के चलते हैं कि ड्रोन की स्पीड जो है वो 50 से 70 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा 100 किलोमीटर भी मान के चलते हैं, तो 5 या 7 मिनट में वो 14 किलोमीटर का जो फासला है वो कवर कर लेंगे। बिकॉज हमारे एयरफोर्स से आईबी का जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 14 किलोमीटर। तो उसके बाद अपना काम करने के बाद 2 बम ड्रॉप करने के बाद, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 2 से 5 किलो थे, उसके बाद वो ड्रोन जो है वापिस चला गया बिकॉज वो रिमोटली कंट्रोल्ड है। अभी हमारे पास जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो अभी नहीं है। तो जैसे ही ये एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज हमारे पास आ जाएगी तो ये जो ड्रोन का थ्रेट है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज अभी इजराइल के पास जो सिस्टम है दैट इज अ वेरी डेवलप्ड सिस्टम एंड दैट कैन टेक केयर ऑफ दीस स्मॉल ड्रोन्स विद द स्मॉल पेलोड्स। तो आई एम श्योर बाय एंड बाय दे विल आइडेंटिफाई कि वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स कहां पर हैं, और वो सुरक्षा के जो एंटी ड्रोन मेजर्स हैं वो वहां पे लिए जाएंगे। राइट सर, मैं जरा बड़े मुद्दे पर आ रहा हूं। ये जो सैटेलाइट इमेज आ रही है चीन की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 100 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा दिए गए हैं और ये नॉर्थ वेस्टर्न सिटी यमन के आसपास कहीं सहरा डेजर्ट के अंदर लगा दिए गए हैं। अब इसका दायरा जो है 1500 किलोमीटर डिस्टेंस का दायरा है सभी मेजर्स का। इसमें भारत का भी नाम आ रहा है उस लिस्ट के अंदर और वॉशिंगटन पोस्ट ने आज तस्वीर के साथ इस बड़ी खबर को छापा है। देखिए गो साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, चाइना की ये जो मूव है ये बेसिकली दे वांट टू रिटेन कि अगर यूएसए उनके ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक करता है तो उनके पास रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अभी चाइना के पास अगर हम टोटल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, उनके पास 350 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें उनके पास तकरीबन 5500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर हम इन 120 या 100 सिलों की बात करें जो 3 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है, बिकॉज चाइना के पास कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर घुसा हुआ है कि यूएसए अगर फर्स्ट स्ट्राइक करता है किसी भी वजह से तो उनकी जो कैपेबिलिटी है रिटेलिएशन की वो खत्म नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन। देखिए अगर हम बात करते हैं यूएसए की जो स्टेल्थ बम्बर है उनकी जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज ह्यूज, लेकिन अगर हम इनको एक सेलो को दूसरे सेलो से 3 किलोमीटर के फासले पर रखते हैं तो यूएसए के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा और चाइना टू सम एक्सटेंट विल बी एबल टू मेंटेन दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो अभी ये देखने की बात है कि चाइना अभी तकरीबन 6 महीने पहले ये शुरू हुआ है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसके अंदर झूठ कितना है, बिकॉज चाइना के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता।
अगर हम उनको ये मान के चलते हैं, सैटेलाइट इमेज बता रही हैं इसमें, अब जो मैं अभी पढ़ रहा था कि भारत, ताइवान, मेनलैंड और जो अमेरिका के कुछ बड़े शहर हैं वो डायरेक्ट टारगेट में आ रहे हैं, तो एक तीर से क्या कई शिकार करने की कोशिश है या मैसेज देने की कोशिश है कि जो जहां पर है वहीं पर रुके, आगे पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं है? देखिए, चाइना, जहां तक भारत और ताइवान का सवाल है, चाइना के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। चाइना की इस समय जो लड़ाई चल रही है वो यूएसए के साथ जी। तो वो लड़ाई इसलिए है कि चाइना जो है वो नंबर 1 बनना चाहता है इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली, लेकिन अभी वो उस पोजीशन में नहीं पहुंचा है। मे बी आफ्टर 20 years और 30 years दे विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। उनकी जो नेवी है वो तकरीबन इस समय, अगर हम नंबर के हिसाब से देखें, तो दैट इज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, बट दे कैनॉट बी पिच अगेंस्ट द यूएसए, बिकॉज यूएसए के पास 12 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास सिर्फ 2 हैं, उनमें से भी एक फंक्शन नहीं है। उसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर आर्सनल की बात करते हैं तो चाइना इज नो मैच। यूएसएस, अभी आप ये रशिया ले लीजिए और ये यूएसए ले लीजिए, और इनके पास जो न्यू आर्सनल और इनकी जो कैपेबिलिटी है, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अच्छा 350 की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपने बॉम्बर के भी लिए भी यूज करने हैं कुछ न्यूक्लियर वेपन, कुछ लोग ये सबमरीन में भी यूज करेंगे, तो भी दे मे इंक्रीज देयर कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर बिल्डअप। लेट्स से दे मेक अनदर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड, तो इनकी कैपेसिटी तकरीबन 450 तक पहुंच जाएगी। लेकिन इनको यूएसए के मुकाबले में पहुंचने के लिए और यूएसए को डिफीट करने के लिए अभी बहुत आगे जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ कर्नल अर्शद पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए, कि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और चीन जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है, अभी और वक्त लगेगा तब जाकर वो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। लेकिन बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो शाया की गई थी वो मैंने आपके सामने रख दी।